नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी वही बातें कि यह कहानियाँ काफ़ी डरावनी और भयानक हो सकती हैं। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इन कहानियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें और इन्हें ना सुनें। तो चलिए बिना किसी वक्त को गंवाएं आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी के मुख्य पात्र हैं सूरज। सूरज जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी ख़त्म करके और अपने घर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक नौकरी की तलाश में होता है। तभी उसके एक रिश्तेदार उसकी मुलाकात करवाते हैं एक सेल्स मैनेजर से, जो कि एक दवा की कंपनी का सेल्स मैनेजर होता है। पहले तो वह मैनेजर सूरज का एक इंटरव्यू लेता है। सूरज काफ़ी होशियार होता है तो वह इंटरव्यू आसानी से पास कर जाता है। तब वो मैनेजर सूरज को बताता है कि देखो, यह काम सेल्समैन का है और तुम्हें अलग अलग अस्पतालों में जाके इस कंपनी के दवाओं को बेचना होगा और उनसे ऑर्डर लाना होगा और उन्हें यह सप्लाई करना होगा। यह काम एक जगह ऑफिस में बैठ के नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए तुम्हें अलग अलग शहरों में भी जाना पड़ सकता है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सूरज चूँकि एक नौकरी की तलाश में था और उसे यह अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इसे ना नहीं कर सकता था। वह इसकी लाइफ का पहला इंटरव्यू था जो इसने पास किया था। तो सूरज खुशी खुशी हाँ बोल देता और बोलता है कि हाँ, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। और फिर सूरज खुशी खुशी अपने घर आता है और अपने घर वालों को बताता है कि उसने एक नौकरी खोज ली है अपने लिए। अब कल से वह काम पे जाएगा। घर वाले भी काफ़ी खुश होते हैं और सूरज खुशी खुशी सोने चला जाता है, क्योंकि अगले दिन उसे अपने नए काम पे जाना होता है। अगले दिन सूरज काफ़ी अच्छे से तैयार होकर अपने मैनेजर के बताए हुए ऑफिस पे जाता है और उसे वहाँ जाते ही एक पर्ची थमा दी जाती है फलाने हॉस्पिटल की, जहाँ उसे जाना था, विजिट करना था और वहाँ पे जाके कुछ दवाओं को के सजेशन देने थे कि आप ये दवाई यूज़ कर सकते हैं और उसके फ़ायदे बताने थे। सूरज ऐसे बताए हुए पते पे पहुंचता है और उसे लकीली वो ऑर्डर मिल जाता है। सूरज खुशी खुशी अपने ऑफिस को लौटता है, दफ्तर को। जब वहाँ लौटता है तो उसे पता चलता है कि इस सप्लाई पे उसे कुछ कमीशन भी मिलेंगे। इससे सूरज का मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है कि अच्छा, सैलरी के बाद भी उसे हर सेल पे कुछ अलग से कमाई मिलेगी, यानी कि वो जितना मेहनत करेगा, जितनी दवाई बेच पाएगा, उसकी कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी। सूरज काफ़ी खुश होता है। उसके लिए तो यह एक ड्रीम जॉब सा था और सूरज को लगता है कि वो ऐसे काफ़ी मेहनत करके काफ़ी पैसे बना सकता है। तो अब वह कहीं भी जाने के लिए तैयार था। कुछ महीना बीत जाता है। सूरज के देखते हुए जुनून को उसका मैनेजर उससे काफ़ी खुश होता है। सूरज किसी भी काम को ना नहीं कहता है। उसे जिस भी अस्पताल में कितनी भी दूर भेजा जाए वो चला जाता है। तो यह देखते हुए उसके मैनेजर ने उससे कहा कि तुम्हें इस बार एक बड़ा काम करना है और तुम्हें एक दूसरे शहर में जाना है। सूरज ने सर झटका और बोला कि जी सर, बिल्कुल, आप बताएं, आप जगह बताएं, पता बताएं, मैं जाऊंगा। तो सूरज को उस जगह से 200-400 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर को जाना होता है और उसे हॉस्पिटल का पता दे दिया जाता है। सूरज बिना किसी क्वेश्चन किए हुए अगले ही दिन वह उस अस्पताल के लिए, उस शहर के लिए वो निकल जाता है। हालांकि सूरज को पता नहीं होता है यह हॉस्पिटल पहाड़ों के बीच में होता है। लाइक पहाड़ों के ऊपर एक अस्पताल होता है। पहाड़ पे भी कुछ बस्तियाँ बसती हैं। वह बहुत घना इलाका नहीं होता, वहाँ की आबादी बहुत कम होती है और उनके बीच में एक अस्पताल था। तो सूरज को पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाती है और जब वो पहुँचता है तो हल्की हल्की सी रात छाई होती है, मतलब शाम का अंतिम चरण चल रहा होता है। जब सूरज वहाँ पहुँचता है तो अस्पताल पे 2-4 कर्मचारी होते हैं और एक वॉचमैन होता है। तो सूरज बोलता है कि यहाँ पे मैं किन से बात कर सकता हूँ दवाओं के सिलसिले में। तो वह वॉचमैन बताता है कि बाबू, आपको कल सुबह बात कर पाइएगा, अभी तो यहाँ कोई नहीं है जो कि आपसे बात कर सके। सभी लोग अपने घर को जा चुके हैं। यह एक छोटा शहर है, यह एक छोटा अस्पताल है, यहाँ पे लोग देर रात तक नहीं रुकते। हाँ, किसी इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है, पर आप तो दवाओं के विषय में आए हैं तो वो इतना इमरजेंसी भी नहीं लगता। तो आप ऐसा करिए कि आप कल सुबह आ जाइए। तो सूरज बोलता है ठीक है चाचा, मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। आप ये बताओ कि यहाँ पे रहने के लिए होटल का प्रबंध हो पाएगा क्या? इस पर वह वॉचमैन बोलता है कि बेटा, ये एक छोटा शहर है, यहाँ होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, शायद तुम्हारे रहने का प्रबंध नीचे गांव वाले कर दें। नीचे एक गांव है और गांव के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, तुम शायद उनसे मदद मांग सकते हो, वो तुम्हारे रहने का प्रबंध कर सकते हैं। तो सूरज को काफ़ी यह चीज़ें काफ़ी एक्साइट करती हैं। उसे ऐसे अनजान लोगों से मिलना, अनजान जगह पर रहना काफ़ी पसंद था। तो वो उससे पूछता है चाचा से कि चलो ठीक है चाचा, आप मुझे नीचे जाने का रास्ता ही बता दो कि नीचे गांव तक कैसे पहुंचते हैं। तो उस पर वह जो वॉचमैन होता है इसे एक
संकरे रास्ते की तरफ तक लेके आता है और बोलता है कि देखो बेटा, यह रास्ता नीचे सीधा चला जाएगा गाँव में, तुम गाँव में चले जाओ, गाँव वाले तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। सूरज भी काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो अपने जेब से एक सिगरेट निकालता है, एक चाचा की तरफ बढ़ा के देता है कि लो चाचा, इसी बात पे सिगरेट पी लो। तो वो वॉचमैन मुस्कुराता है और बोलता है कि बेटा, हम तो बीड़ी वाले हैं, हम सिगरेट नहीं पीते। तो बोलता है कि लो चाचा, एक मेरी तरफ से रख लो, आज पी लो सिगरेट। तो वो वॉचमैन सिगरेट जलाता है, सूरज भी सिगरेट जलाता है। दोनों सिगरेट जला के और एक दूसरे को हाथ दिखाते हैं। वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सूरज नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जब वो गांव की तरफ आ रहा होता है तो अंधेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका होता है और पहाड़ी इलाकों में जंगल ही जंगल होते हैं चारों तरफ। तो चारों तरफ घने घने पेड़ थे, कहीं बहुत सारी रास्ते भी क्लियर नहीं थे, रास्तों पे भी कुछ दूर जाके रास्ता बंद हो जाया करता था। फिर भी सूरज कोशिश कर रहा था नीचे जाने के लिए। वो अपने कान में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था ताकि उसे डर ना लगे। और सूरज ऐसे डरता भी नहीं था, सूरज को हल्की चीज़ों से डर नहीं लगता था, उसे अकेलेपन से भी डर नहीं लगता था। तो वो नीचे गाना सुनते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऐसे जलाया हुआ था। तभी अचानक उसे लगा कि रोड के सामने से कोई चीज़ दौड़ के क्रॉस करी है। सूरज थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे डर हुआ कि शायद कोई जंगली जानवर हो सकता है। तो सूरज थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक गया, रुक कर और उधर ही देखने लगा जिधर को वो चीज़ भागी थी। सूरज ने अपना फ्लैश लाइट उधर किया पर उसे उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उधर बहुत जंगल भी बहुत घना था। तो उससे ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि कोई चीज़ उसे दिख पाए। तो फिर सूरज अपने मगन में आगे को बढ़ गया और वह पीछे की चीज़ों को नहीं देख रहा था। वह आगे को बढ़ते जा रहा था। गांव अभी थोड़ी दूर दिख रहा था। एक्चुअली वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो उसे नीचे गांव दिख रहा था कि नीचे गांव है। तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे नीचे पहुंचने में 15 मिनट और तो लग ही जाएंगे। सूरज धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसके पीछे से क्रॉस की है। तो ऐसे पत्तियों के खड़खड़ाहट की आवाज़ से सूरज अचानक से पीछे मुड़ा और उसने अपना म्यूज़िक बंद किया। उसने म्यूज़िक बंद करके देखना चाहा चारों तरफ अपना फ्लैश लाइट घुमा घुमा के, पर उसे कोई चीज़ क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। सूरज को अब यहाँ पे हल्का हल्का सा डर लगने लगा था। उसे डर किसी और चीज़ का नहीं बल्कि जंगली जानवरों का लग रहा था कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। फिर भी सूरज धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगा। सूरज सोचा कि चलो जो भी होगा देख लिया जाएगा। वह एक डंडा ढूंढ रहा था और उसे सामने में ही एक डंडा दिख गया। उसने एक हाथ में डंडा उठा लिया और वो धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे ऐसा लगता कि कोई चीज़ तो है जो उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं से कोई क्रॉस होता है, कभी बाएं से कोई क्रॉस होता है, पर वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था कि वो चीज़ है क्या। तो उसे लग रहा था कोई तो जंगली जानवर है जो कि ऐसा कर रहा है। खैर, थोड़ी देर सवेर सूरज नीचे गांव की तरफ पहुंच गया। जब वो गांव को पहुंचा तो गांव काफ़ी सन्नाटा भरा था। वहाँ पे सभी लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे, सारे दरवाजे बंद थे क्योंकि गांव में लोग जल्दी अपने घर में चला जाया करते हैं। वह एक जंगलों के बीच का गांव था तो लोग रात को बाहर रहना पसंद नहीं करते। वो अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके अंदर ही थे। अब सूरज सोच रहा था कि यहाँ पे मदद मांगूँ तो मांगूँ किससे। तो उसने एक दो घर का दरवाज़ा खटखटाया पर सभी ने उसे इशारा किया एक दूसरे घर में जाने के लिए कि आप वहाँ चले जाओ, जो कि गांव से थोड़ा सा बाहर था और वो पहाड़ों के नज़दीक था। तो सभी ने उसे बोला कि वो लोग हैं, वो लोग किराए पे कभी कभी घर देते हैं, कोई लोग ऐसे भटक जाते हैं या रात को फंस जाते हैं, तो वही लोग हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा रूम है जो कि वो लोग देते हैं। तो सूरज भी सोचा कि चलो ठीक है, वो उनके पास जाता है। जब उनके पास जाता है तो देखता है उस घर में बस एक बूढ़ी औरत है और वो कांपते कांपते दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि हाँ बेटा, क्या चाहिए। जिस पे सूरज बोलता है कि अम्मा जी, एक कमरा मिल सकता है क्या। तो उस पर वो औरत बोलती है कि कितने दिनों के लिए चाहिए। तो उसने बोला कि बस आज रात के लिए चाहिए काकी, आज रात के लिए कमरा दे दो। इस पर वह बूढ़ी औरत बोलती है कि ठीक है पर पैसे लगेंगे। तो सूरज ने अपना बटुआ निकाला और बटुए से 500 रुपये निकाल के उस बुढ़िया की हथेली पर रख दिया। बुढ़िया हल्की सी मुस्कुराई और बोली कि आ जाओ बेटा, पर मेरे पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है तो तुम्हें ऐसे ही पानी पी कर सोना होगा। सूरज बोला ठीक है, मैं सो जाऊंगा। सूरज को भी लग रहा था क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए इस बार। और वो उसे ऊपर का तरफ सीढ़ी दिखाती है, बोलती कि ऐसे चले जाओ और ऊपर एक कमरा है, उसी में जाके अपना रात काट लो। तो सूरज भी सीढ़ी को चढ़ता है और ऊपर जाता है तो एक रूम होता है जो कि बहुत गंदा सा होता है और उस पर धूल वूल से जमी होती है। ऐसा लगता है कि मानो महीनों से उसकी सफाई नहीं हुई हो। फिर सूरज को लगता है कि एक बुढ़िया का घर है और बुढ़िया सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही है, तो हो सकता है कि यह सफाई नहीं ही कर पा रही होगी कभी।
तो सूरज अपने से जितना हो सकता है उतना झाड़ता है, पोंछता है घर को और फिर अचानक से बेड पे पड़ जाता है और सो जाता है। सूरज पहाड़ से उतर के काफ़ी थक चुका होता है तो उसे जल्दी ही नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सूरज सोने से पहले खिड़की बंद करना भूल गया होता है, तो बीच रात में उसकी नींद खुलती है खिड़कियों के खटखटाने से। खिड़कियाँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हवाएं बहने के चलते आपस में टकरा रही थी और वो बहुत ही अजीब सा तेज़ सा साउंड निकल रहा था उन खिड़कियों के खटकने से। तो सूरज की नींद खुलती है। जब सूरज की आँख खुलती है तो देखता है कमरा में बिल्कुल घना अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि यह एक पहाड़ी एरिया का गांव होता है। तो इसमें बिजली रात के 10 बजे के बाद से चली जाती है और सुबह को आती है। तो उस गांव में अब बिजली नहीं होती है, पूरा गांव एकदम शमशान सा प्रतीत होता है, पूरे गांव अंधेरा से छाया होता है और यहाँ खिड़कियाँ काफ़ी आपस में टकरा रही होती हैं। तो सूरज को बस खिड़की ही दिखाई देती है क्योंकि यह एक पूर्णिमा की रात होती है, तो उतने चांद की रोशनी इतनी होती है कि उसे खिड़कियाँ दिखाई दे और वो खिड़की के पास जाता है। वो खिड़कियों को बंद करने की कोशिश करता है, तभी उसके नीचे नज़र जाती है कि कोई एक औरत है जो कि नीचे घूम रही है, जो कि नीचे खिड़कियों के नीचे उसे देखता है कि वो नीचे घूम रही है और वो अचानक से रुकती है और रुक के ऊपर झट से सर करके सूरज की आंखों में देखती है। सूरज को यह चीज़ काफ़ी अजीब लगता है और वो उस औरत का चेहरा देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और वो औरत लगातार इसे देख रही होती है। यह कम से कम 5 से 6 सेकंड का सिलसिला होता है। जब वो सूरज की आंखों में देख रही होती है तो सूरज अपनी खिड़की बंद करके और अपने बेड पे जाकर फिर लेट जाता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन थी जो कि ऐसे क्यों देख रही थी और इतनी रात को अंधेरे में वो इतनी घूम क्यों रही थी। खैर फिर सूरज अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन पे कुछ स्क्रॉल करने लगता है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके गेट के बाहर कोई टहल रहा है। तो सूरज का ध्यान उधर जाता है और सूरज अपना फ़ोन नीचे करता है और आवाज़ लगाता है, कौन है उधर? कुछ जवाब नहीं आता है। सूरज फिर दोबारा कोशिश करता है, मैं पूछता हूँ कौन है बाहर? तो फिर भी कुछ आवाज़ नहीं आता है। फिर सूरज अपना फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि गेट के से जो परछाई वहाँ पे घूम रही थी वो थोड़ी दूर की तरफ जा रही होती है, पीछे की तरफ जा रही होती है। सूरज झट से कुंडी खोलता है तो देखता वहाँ पे कोई नहीं है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती है। सूरज 1-2 मिनट इधर उधर घूमता है छत पे बाहर और वो फिर कमरे के अंदर आ जाता है और कुंडी बंद करके सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाता है। जब वो बिस्तर की ओर बढ़ता है और बिस्तर पे जाके जैसे ही वो सो जाता है, फैल जाता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका पैर किसी के शरीर से टच हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उस बिस्तर पे उसके अलावा कोई और भी है। सूरज झट से करके उठता है और वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। तभी हड़बड़ाहट में उसका फ़ोन उसके हाथ से लग के गिर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। जब सूरज नीचे की तरफ फ़ोन को ढूंढ रहा होता है और वो फ़ोन उठाने के लिए नीचे की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि पलंग के नीचे कोई है और उसकी आंखें चमक रही है और वो सूरज की तरफ देख रहा है। वो चीज़, सूरज की चीखें निकल जाती है। सूरज गिर जाता है पलंग से और वो गिर के चिल्लाने लगता है। तभी पता चलता है कि वो एक बिल्ली होती है जो कि वहाँ से निकल के और म्याऊं म्याऊं करते हुए आगे की तरफ भागने लगती है। सूरज को हंसी आ जाती है कि ओह, मैं तो इस बिल्ली से डर गया था। फिर सूरज को ख्याल आता है कि बिस्तर पे भी तो किसी का स्पर्श मालूम हुआ था और वो अपने फ़ोन को टटोलने लगता है। उस अंधेरे में उसका हाथ एक फ़ोन से टकराता है और जब वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो गिरा होता है तो शायद कुछ गड़बड़ी हो गई हो। फिर जब वो फ़ोन को ठोक ठाक के सही करता है और फिर फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है बिस्तर पे और बिस्तर पे जब वो चीज़ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिस्तर पे कोई पलस्थी मार के बैठा होता है जो कि सूरज की तरफ आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसकी आंखों में लाल रंग के खून दौड़ रहे होते हैं, मानो कि उसकी आंखों में सफ़ेदी की जगह पे किसी ने खून डाल दिया है और वो सूरज को घूर रहा होता है। सूरज काफ़ी ज़ोर से चीखना चाहता है पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। वो चीख नहीं पा रहा होता है। वो अपना फ़ोन उस चीज़ से अलग नहीं कर पा रहा था, दूर नहीं कर पा रहा था। वो अपना फ्लैश लाइट उस
उस तरफ जिस तरफ दीवार पे वो बुढ़िया औरत टिकी होती है उधर ही किया होता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि क्या पता वो फ्लैश लाइट हटाए और वो चीज़ सामने से इस पर अटैक कर दे। तो सूरज उसके तरफ ही देख के और आगे की तरफ घसीट रहा होता है और गेट की तरफ जा रहा होता है जो कुंडी उसने अभी लगाई थी, पर वह चीज़ मूव नहीं कर रही थी। वो जो बुढ़िया थी वो दीवार पे स्थिर लगी हुई थी, पालस्ती मार के बिस्तर पे बैठी हुई थी, अपने पीठ को दीवार पे टिका के, और वो इसे देख रही होती है। सूरज जैसे जैसे घसीट घसीट के गेट की तरफ जा रहा होता है, वो बुढ़िया अपनी आंखों से इसे देखे जा रही थी। वो एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपका रही थी, और जैसे ही सूरज वहाँ पहुँचता है गेट के पास, तैसे ही वो बुढ़िया कूद के बिस्तर से सीधा सूरज की छाती पे आके बैठ जाती है। सूरज की अब आवाज़ निकलती है, वो बहुत ज़ोर से चीखता है और चीख रहा होता है, बेतहासा चीख रहा होता है। सूरज का फ़ोन भी अब टूट गया होता है, क्योंकि वो बुढ़िया उससे वो फ़ोन छीन के फेंक देती है दीवार की तरफ। कमरा में बिल्कुल अंधेरा होता है, सूरज अब उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, और वो बुढ़िया इसके गले को दबाई जा रही थी। तभी अचानक से गेट खुलता है और उस गेट के पीछे एक मर्दाना और वो बूढ़ी औरत जिसने सूरज को कमरा दिया था, वो दोनों खड़े होते हैं। और वो मर्दाना अपने हाथों में कुछ तो लिया होता है जिसमें कोई जल होता है, और वो छिड़काव करने लगता है। बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से एक मंत्र चिल्ला रही होती है, और वो बुढ़िया इसको सूरज को अपने बाहों में भर लेती है और बोलती है, बेटा डरो नहीं, वो अब जो भी चीज़ है अब वहाँ यहाँ नहीं आएगी, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। मैंने बहुत दिनों से उसके समाधान का जो पूजा पाठ था वो मैंने करना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि अब वो इस घर को भूल चुकी है, अब वो यहाँ से जा चुकी है, पर ये मेरी गलती है। पर जब ऊपर थोड़ी थोड़ी खटपट हो रही थी तो मुझे ऐसा लग गया कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, और मैंने इस मोहनलाल को बुला लिया। मोहनलाल इस घर का केयर टेकर रहता है, जो कि बुढ़िया के साथ यहीं पे रहता है और वो घर की देखभाल करता है, और ये दोनों समय पे आके सूरज की जान को बचा लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ कल। मैं आपका दोस्त कहानी वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।